बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में मैंने स्कल से रिलेटेड जितने भी थे ना क्लिनिकल ऑलमोस्ट सारे के सारे डिस्कस कर दिए। बाकी आप एक दफ़ा बुक से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं जो है ना वो मज़ीद फेस और स्कल से रिलेटेड जो है ना वो डिस्कस करने लगा और जल्दी से इंशाल्लाह, ठीक है। और प्लीज़ आपको अगर समझ आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी दूसरे की मदद हो, मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। ट्राईजेमिनल न्यूरोग्लिया में क्या होता है? ट्राईजेमिनल का लफ्ज़ सुनते ही आपके ज़हन में आना चाहिए कि C5 नर्व, मतलब मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आपको क्रेनियल नर्व के नाम फिंगर टिप्स भी आना चाहिए। क्या है टिकडोरेक्स? इसका दूसरा नाम है इज़ मार्क्ड बाय पैरोक्सिस्मल पेन, सडन शार्प पेन, मतलब अलॉन्ग द कोर्स ऑफ ट्राईजेमिनल नर्व। मतलब जिस तरह C5 नर्व का मैंने एक कोर्स बता रखा है, इसकी 5 ब्रांचेज आई थिंक होती हैं ना, ठीक है। 10 ज़ेब्रा बिट माई कैट है ना, बिट माई कैट। टेम्पोरल हो गया, जाइगोमेटिक बक्कल हो गया, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल ब्रांच होती है। इसके कोर्स के ऊपर अगर आपको पेन हो रही है ना, तो इसका मतलब है ट्राईजेमिनल न्यूरोग्लिया है आपको, ठीक है। स्पेशली रेडिएटिंग पेन मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर एरिया, मतलब अपर जा प्लस लोअर जा के बिल्कुल साथ जो अगर आपको पेन हो रही है ना, तो समझ लें कि और ट्राईजेमिनल वाली रूट आपको नज़र आ रही है इस पेशेंट की, तो समझ लें उसे ट्राईजेमिनल न्यूरोग्लिया। सीवियर पेन होनी चाहिए। पैरोक्सिज्म आर सेट अप बाय टचिंग, मतलब उसको शार्प पेन कब होगी? जब उसको हम टच करेंगे उसके फेस को, या फिर वो कहेगा, आपको कहेगा मैं शेव करता हूँ तो तब मुझे होती है, या फिर मैं पानी पीता हूँ या फिर बबल वगैरह खाता हूँ ना तो होता है। कॉमन काज क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ द एबेरेंट ब्लड वेसल हो गया, ठीक है। या तो वो ब्लड वेसल की कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसके अंदर लफड़ा चल रहा है, या एनोरिज्म है, ठीक है, या क्रोनिक मेनिंजियल इन्फ्लामेशन, कोई ना कोई सोजिश है, या फिर कोई ब्रेन ट्यूमर है जो उसके नर्व को ट्राईजेमिनल को जो है ना वो कंप्रेस कर रहा है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। पेन इज़ रिलीव्ड आइदर, पेन को ख़त्म भी तो करना है ना उस पेशेंट की, तो क्या करेंगे? 90% अल्कोहल हम उसको इंजेक्ट कर देंगे, मतलब उसकी नर्व का रूट है ना उसके अंदर हमने सिंपल इंजेक्शन के साथ हम इंजेक्ट कर देते हैं अल्कोहल। इसके अलावा या फिर सेक्शनिंग दी इफेक्टेड नर्व में, या फिर उस नर्व को अगर बहुत ज़्यादा पेन है, इंजेक्शन से भी ठीक नहीं हो रही, तो इस पेशेंट को फिर हम ना वो रेजेक्टमी, मतलब वो पेन का रूट ही काट देती हैं, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। ओके हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो ट्राईजेमिनल लेयर में क्या होगा? एनेस्थीसिया जो होता है ना अलॉन्ग द क्रॉसपॉन्डिंग एंटी, मतलब अगर ट्राईजेमिनल नर्व टूट गई है या किसी ना किसी वजह से वो गड़बड़ हो गई है उसके अंदर, तो क्या होगा? एंटीरियर हाफ ऑफ द स्काल्प जो होता है ना उसके ऊपर पूरे के पूरे एनेस्थीसिया आ जाएगा, मतलब कोई उसको टच टच पेन शेन फील ही नहीं होगी। एंटीरियर हाफ ऑफ द स्काल्प, ठीक है, सर के ऊपर। फेस एक्सेप्ट कॉर्निया, कॉर्निया को छोड़ के बाकी पूरे का पूरा फेस जो, क्योंकि कॉर्निया को ऑप्थेल्मिक नर्व करती है, ट्राईजेमिनल नहीं करती, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी, ये हमारी दफ़ा प्रॉफ में MCQs था, देखिए मैंने ये ऑलरेडी कंपाइल किया हुआ। कंजेक्टाइवा होता है और एंगल ऑफ मैंडिबल जो होता है ना, वहाँ पे आपको पेन नहीं होगा, मतलब आपको लोअर जा के ऊपर, फेस के ऊपर, स्काल्प के ऊपर, सिर्फ कॉर्निया के ऊपर पेन होगी, लेकिन बाकी जो है ना स्काल्प स्कूल को कुछ भी पेन नहीं होगा। नोज़ और माउथ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना उसके ऊपर भी आपको कोई पेन फील नहीं होगी। ईजी हो गया ना? तो ये नोज़ और माउथ ये सारे के सारे जो है ना वो पेन फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है हर्पीज ज़ूस्टर इन्फेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने में मिलेगा अमूमन, या इसका दूसरा नाम होता है शिंगल्स, ये मैंने लिखा भी हुआ है, आप भी अपने साथ लिख लीजिएगा, साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। ये क्या होता है? इरप्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ वेजिकल फॉलिंग कोर्स ऑफ द अफेक्टेड नर्व, मतलब वो नर्व जिस जिस जगह से जा रही है ना, गुजर रही है, वहाँ पे आपको इरप्शन होगी वेजिकल की, मतलब छोटे छोटे दाने नजर आएंगे। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये देखें, इसके अंदर देख रहे हैं जिस जिस जगह से नर्व जा रही है वहाँ आपको छोटे छोटे दाने नज़र आएंगे। इस जहाँ भी आप ये क्लिनिकल साइड पे ये कंडीशन देखें, आप उसे कह सकते हैं कि ये हर्पीज ज़ूस्टर है, अगर वो क्लिनिकल फाइंडिंग ऐसी है तो। नेक्स्ट है जी सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राईजेमिनल जो होता है ना, ओके फोकस्ड ही है ना, ओके ये चीज़ अब ठीक है। सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राईजेमिनल नर्व एक्सप्लेन करता है कि वाई हेडेक इज़ यूनिफॉर्मली कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नोज़, कोल्ड या बॉयज़ हो गया, पैरानेजल एयर साइनस, मतलब साइनोसाइटिस की तो नहीं है इसी वजह, मतलब वो कह रहा है कि C5 नर्व जो होता है ना वो एक्सप्लेन कर देती है हमारे पास कि इसको साइनोसाइटिस तो नहीं है, या फिर इसको कॉमन कोल्ड से कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, टीथ या काम का इन्फेक्शन हम इससे डिटरमाइन कर। रिफ्रैक्टिव एरर मालूम कर सकते, ग्लाइकोमा हो गया या मेनिंजाइटिस हो गई, इन्फ्लामेशन, ये सारे की सारी हम इसी से मालूम करें। नेक्स्ट वो कह रहा है फेस हैज़ नो डीप फेशिया, फेस जिस तरह होता है ना चेस्ट के ऊपर होता है ना सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया,
कह रहा है फेस के ऊपर कोई फेशिया नहीं होता, बट इट इज़ सब कुटेनियस टिश्यू। मतलब ये सिंपल एक सब कुटेनियस टिश्यू की जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, ब्लड होते हैं, अकामुलेट करते हैं, इन दी फॉलोइंग ब्रूजिंग होगा। इसी वजह से थोड़ा सी चोट लगती है तो वो मुंह सूज जाता है, या आपको मक्खी काट ले तो वो मुंह सूज जाता है। इसकी वजह क्या है कि वहाँ पे डीप फेशिया नहीं होता, सिंपल होता है, एक लेयर होती है जो फूल जाती है। फेशियल इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, बी स्टिंग हो गया, वो कह रहा है। डैमेज टू द फेशियल नर्व क्या होगा कि अगर फेशियल नर्व C7 की वो बात कर रहा है कि इसकी इंजरी हो गया तो क्या होगा, ओरिजिन ऑफ दी ग्रेटर पेट्रोजल नर्व हो गया। मतलब जहाँ से ग्रेटर पेट्रोजल हो गया ना, एक होती है लेसर पेट्रोजल, एक होती है ग्रेटर पेट्रोजल। ग्रेटर पेट्रोजल नर्व की ओरिजिन के ऊपर अगर फेशियल नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, मोटर, एक तो लॉस ऑफ मोटर होगा, इसके अलावा टेस्ट लॉस होगा, ऑटोनॉमिक फंक्शन जो है ना वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। फेशियल नर्व पैरालिसिस कैसे होगी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरोटोडक्टमी हो गया। मतलब हम पेरोटिड ग्लैंड को जो ही निकालते हैं ना, तो हमें पता है सपोज ये पेरोटिड ग्लैंड है ना, तो इसके अंदर से जो है ना वो निकल के जा रही होती है फेशियल नर्व। अगर मैं इसको अंदर से निकाल दूँ तो यूँ जा रही है। अब हम अगर पेरोटिड ग्लैंड को हमने सर्जिकली रिमूव करना है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो मतलब ये पेरोटिड ग्लैंड को सप्लाई नहीं करती फेशियल नर्व, सिंपल यहाँ से गुजरती है। बहुत सी मीम्स भी बनी हुई हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल गुजरती है, इसको सप्लाई नहीं करती। जबकि पेरोटिड ग्लैंड को जो ही काट के हम निकालते हैं तो कहीं ना कहीं सर्जन से अगर ये कट लग जाए तो वो मसला मान जाएगा फेशियल नर्व का। वो यही बात कह रहा है कि पेरोटोडक्टमी के अंदर होता है एसोसिएटेड विद दी डेंटल मैनिपुलेशन, या फिर वो कोई डेंटल का कोई सर्जरी कर रहा है, या फिर वैक्सीन करवा रहा है, या प्रेगनेंसी हो गई, या HIV हो गया उसके, या लेन डिजीज़ हो गया, मिडल ईयर इन्फेक्शन हो गई, ये सारे के सारे जो है ना वो फेशियल नर्व की डैमेज में है। उसके अलावा सुपरफिशियल टेम्पोरल और फेशियल आर्टरी जो होता है ना, टेम्पोरल कान पट्टी के ऊपर आपको अपनी कुछ लोगों की नर्व बहुत प्रोमिनेंस होती हैं कान पट्टी के ऊपर। आपने देखा होगा वो खाना भी खाते हैं आपको उसकी ना वो आर्टरी सॉरी जो है ना वो आपको नज़र आ रही है। आर्टरी किसी की बात ही हो रही है, ठीक है। टेम्पोरल या फिर फेस के ऊपर जो है ना फेशियल आर्टरी उसको नज़र आ रही होती है। हाँ, मीम भी मैंने एक देखी हुई है, आपने शायद देखी है कि नहीं देखी। तो वहाँ से हम पल्स भी ले सकते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल से और फेशियल से। एक बात ये आपने याद रखनी है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वो कह रहा है स्कैल्प की लेसरेशन से क्या होगा। अगर स्कैल्प के ऊपर कुछ ना कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो गया ना तो वो बहुत प्रोफ्यूजली होती है। आपको पता है किसी के सर में रोड़ा लग जाए ना तो वो बहुत फुवारे की तरह खून निकलता है। वही बात कर रहे हैं, रिक्वायर सर्जिकल केयर, फ़ौरन सर्जिकल। अगर ब्लीड फ्राम दी टू एंड टच टू रिच एनास्टमोस हो गया, बिकॉज आर्टरीज ब्लीड फ्राम बोथ एंड ओइंग टू रिच एनास्टमोस। मतलब दोनों आर्टरीज को जो है ना नास्टमोस करवाना पड़ेगा कि वो ना उनका जो है ना वो रिचली सप्लाइड होती है स्काल के ऊपर। एक जगह से कट कर गया तो दोनों को फिर जब तक जोड़ेंगे ना तब तक काम नहीं बनेगा। स्टिचिंग जो है ना वो रिक्वायर होती है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लिप हो गया, होंठों के ऊपर जो होता है ना वो बात कर रहे हैं। अब क्या होगा कि सेल का जो कार्सिनोमा एक्सपोजर टू सनशाइन है या स्मोकिंग, या वो तो वो स्मोकिंग कर रहा है या फिर उसने सूरज की रोशनी की वजह से रेडिएशन की वजह से कैंसर हो गया, तो ये सारे के सारे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है इंफ्रा न्यूक्लियर लेजन ऑफ दी फेशियल नर्व हो गया। एक मिनट यार, किसकी कॉल आ रही है। ओके, जो होता है ना फेशियल नर्व, इसका एक होता है सुपरा न्यूक्लियर लेजन और एक होता है इंफ्रा न्यूक्लियर लेजन, ठीक है। ये फेस है ना, अगर सुपरा न्यूक्लियर लेजन की मतलब कोई इंजरी हुई है तो अपोजिट साइड का लोअर हिस्सा जो है ना वो पैरालिसिस होगा। लेकिन अगर इंफ्रा न्यूक्लियर की लेजन हुई है तो उसी साइड का पूरे का पूरा जो है ना वो पैरालिसिस होगी फेस की। ये आपने बात याद रखनी है। मैंने यूँ याद किया L से है ना लोअर से लो जी, अब तो सब कुछ चला गया, मतलब उसी साइड का सब कुछ चला जाना है। लेकिन अगर सुपरा न्यूक्लियर की लेजन हो तो अपोजिट साइड का सिर्फ लोअर चीज़ की पैरालिसिस होगी। ये बात आपने याद रखनी है। इंफ्रा न्यूक्लियर लेजन ऑफ दी फेशियल नर्व क्या होगा, इसको हम दूसरा नाम देते हैं बेल पाल्सी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना मैंने बहुत से प्रॉफ के MCQs के अंदर देखा, बेल पाल्सी आ जाता है। होल ऑफ द फेस ऑफ द सेम साइड, देखा सेम साइड जो होता है ना वो मोशनलेस हो जाती है। उसके ऊपर ना तो रिंकल, ना कोई झुरी पड़ेगी, ना कोई स्माइलिंग डाग और ना माउथ होगा। माउथ जो है ना वो जब वो स्माइल करेगा तो नॉर्मल साइड के मसल जो अपनी तरफ मुंह को खींच लेंगे, मतलब टेढ़ा सा मुंह होगा। आई के नॉट बी क्लोज, अपनी वो आँख क्लोज नहीं करेगा। फूड अकामुलेट बिटवीन टीथ एंड चीक्स हो गया, दांतों और गाल के दरमियान जो है ना फूड वो जब चबा रहा होगा, मेस्टिकेशन कर रहा होगा, तब वो वहीं पे अकामुलेट हो जाएगी। अगर वो कह रहा है सुपरा न्यूक्लियर लेजन की होगी तो फेशियल नर्व की इंजरी मतलब सुपरा न्यूक्लियर की, तो अपोजिट साइड का लोअर हिस्सा जो है ना वो चला जाएगा। वही कह रहा है हेमीप्लेजिया हो जाएगा, लोअर पार्ट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द फेस। मतलब ये राइट साइड का हुआ तो अपोजिट साइड ऑफ द की जो लोअर पार्ट सिर्फ वो डैमेज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसे ना समझ आ रिवाइंड करके देख ले।
ये आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा इस बात के ऊपर। तो वहाँ लोअर पार्ट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द फेस जो इसकी पैरालिसिस हो गई है, तो क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ विद दी फ्रंटालिस एंड ऑर्बिकुलरिस, मतलब जो ऊपर वाला ये सारे का सारा पार्ट बच गया ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके मतलब बाई ड्यू टू बाईलेटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सो सिंपल। अभी मैं आपको बेल पाल्सी की डायग्राम दिखाता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, ये देखें। मतलब अब जो उसका जो है ना एक साइड का वो चला गया, 1 मिनट मुझे देखने दें। ओके, ये देखें, इन एबिलिटी टू क्लोज आई रिजल्टिंग इन इरिटेशन, मतलब ये वाली साइड उसकी ठीक है, तो जब वो हंसेगा तो ठीक वाले मसल जो है ना वो पैरालाइज मसल को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो मतलब इसकी जो है ना ये राइट साइड की पॉलिसी है। राइट साइड पे जो है ना इंफ्रा जो नहीं बल्कि लेफ्ट साइड की, क्योंकि इंफ्रा न्यूक्लियर में ही होता है वो उसी साइड की जो है ना वो सारी की सारी जाती है। तो देख रहे हैं, तो उसी साइड की जो है ना वो सारी की सारी चली, इसकी आँख भी ये खुली रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको एक मिनट दोबारा बता देता हूँ, मेरे ख्याल में अभी कन्फ्यूज़न। देखो ना, अगर इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन हुई है तो उसी साइड की हर चीज़ डैम चली जाएगी। देख रहे हैं, ये वाली इसकी आँख भी ब्लिंक नहीं कर रही, उसकी जो है ना ये अफेक्टेड साइड की तरफ जो है ना जो अच्छे मसल हैं उन्होंने इसको अपनी तरफ खींच लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो राइट साइड इसकी सारी की सारी पैरालाइज्ड है। खाना देखेंगे, इसकी मुंह थोड़ा सा फूला हुआ है, मतलब यहाँ पे खाना जमा हो गया। ये सारा उसने बताने के लिए कोशिश की है। इसके अलावा अगर ये देखें, इस डायग्राम में देखो, आपको नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। या इस डायग्राम में देखो, मतलब एक तो ये है कि ड्रॉपिंग आई हो गया, लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड हो गया, ड्रॉपिंग कॉर्निया ऑफ द माउथ, वो सारी की सारी बातें हैं। ये बहुत अच्छी डायग्राम है, ये देखो नज़र आ रही है, व्हाट इज़ बेल पाल्सी कॉज एंड सिम्टम। तो होप्स आपको आइडिया हो गया होगा। बाकी अगर आप हेड एंड नेक वाले में देखें, 1 मिनट मुझे ये बुक खोलने दें, इसके अंदर भी उसने बड़ी अच्छी सी डायग्राम एक बनाई हुई है, मैं दिखा देता हूँ। ये वाले, इसको जिसने समझ लिया ना उसको कभी नहीं भूलेगा। मतलब अगर इंफ्रा न्यूक्लियर की लेयन हुई है ना तो उसी साइड की हर चीज़ चली जाएगी, मतलब वो आँख भी ब्लिंक नहीं कर पा रहा, उसकी हर चीज़ ये डैमेज हुई पड़ी है। अगर सुपरा न्यूक्लियर है ना राइट साइड की, तो उस अपोजिट साइड की जो है ना वो सिर्फ लोअर रीजन जो है ना ये वाला लोअर रीजन, अगर लेफ्ट साइड की सुपरा न्यूक्लियर लेयन है तो ये देखो यहाँ पे इंजरी हुई है, सुपरा न्यूक्लियर लेयन की इंजरी हुई है, तो अपोजिट साइड का लोअर हिस्सा जो है ना वो पैरालाइज्ड होगा। ओके हो गया, एल से लोअर, लो जी अब सब कुछ, लो जी अब सब कुछ चला गया, मतलब उसी साइड का सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं होगा, ना आँख बंद होगी ना मुंह शू ठीक रहेगा उसी। अगर सुपरा न्यूक्लियर है तो अपोजिट साइड का लोअर हाफ जो है ना वो चला जाए। जिसे ना समझ आए वो रिमाइंड करे, बाकी अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसके ऊपर टाइम लग गया, सॉरी फॉर दैट। बाकी फेशियल नर्व कैसे टेस्ट करते हैं, रिंकल्स, मतलब उसे कहते हैं अपने माथे पे वाटर लेके आओ, रिंकल्स लेके आओ, उसे कहते हैं अपने दांत दिखाओ। फेशियल नर्व चेक करने के तरीके हैं, उसके कहते हैं दांत दिखाओ अपने, उसे कहते हैं अपनी आंखें बंद करो, इसे कहते हैं अपने मुंह में हवा भर के, वो कहते हैं ना कि मुंह फुलाओ अपना, मुंह में हवा भर के फुलाओ गुब्बारे की तरह। वो अगर वो ऐसा ना कर सके तो मतलब फेशियल नर्व की इंजरी है। ईजी है बिल्कुल। उसके बाद डेंजर एरिया ऑफ फेस, ये हमारी तरफ प्रॉफ के अंदर था, SCQs था। डेंजर एरिया ऑफ फेस क्या होता है, ट्राइंगुलर एरिया होता है फ्रॉम अपर लिप टू द ब्रिज ऑफ द नोज़, मतलब ऊपर वाला जो आपका होंठ है ना वहाँ से नोज़ का जो ब्रिज है ना वहाँ तक, ड्रेन्ड बाय फेशियल वेन, ठीक है। वो क्योंकि वो जो इतना हिस्सा है ना वो जो फेशियल वेन वो लेके जाती है। अगर वहाँ पे कोई पिंपल्स या बॉयल हों, मतलब कोई दाने वगैरह हो, तो वहाँ से इन्फेक्शन डायरेक्टली जाएगा फेशियल वेन के अंदर, फेशियल नेल से कवेर्नस साइनस के अंदर जाएगा इन्फेक्शन, तो कवेर्नस साइनस से सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, टेरागाइड प्लेक्सिस से डीप फेशियल और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा। अगर आपने हेड एंड नेक के अंदर ये वाली आपको डायग्राम आती तो कोई मसला नहीं होगा। आई थिंक 1 मिनट, ये वाली देखो, यहाँ पे जो है ना ये एक बात बता रहा है वो कौन सी वेन, फेशियल वेन, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, ये वाली फेशियल वेन, यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन है तो ये अपर लिप और ये ब्रिज ऑफ द नोज़, यहाँ से ये सारी की सारी फेशियल वेन ड्रेन कर रही है। यहाँ पे इन्फेक्शन है, कुछ दाने वगैरह निकले हुए हैं, वहाँ से इन्फेक्शन यहाँ से जाएगा तो ऊपर यहाँ पे स्प्रेड करेगा, या फिर ये कवेर्नस साइनस के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन कर देगा। उसके बाद है फार ट्रीटिंग वाउंड ऑफ द अपर लिम्ब एट चीक इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक। 1 मिनट मैं डेंजर एरिया आपको दिखाऊँ, जस्ट अ मिनट। ओके, ये देखें, ये ट्रायंगुलर एरिया आपको येलोइश कलर में नज़र आ रहा है, होप सो फोकस्ड हो। ओके, ये वाला आपको नज़र आ रहा है,
ये आपको एक रेड जोन आपको नज़र आ रहा है, ट्रायंगुलर एरिया, ये देखें। यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन हो गया ना तो इसको हम कहेंगे डेंजर एरिया ऑफ फेस। सिंपल, सो सिंपल, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो होता है ना वो होता है ट्रीटिंग ऑफ द वाउंड ऑफ द अपर लिप एंड चीक, जो होता है ना इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक की जाती है। मतलब ऊपर वाले होंठ के ऊपर या गाल के ऊपर कोई हमने ज़ख़म वगैरह ठीक करना है तो हमें इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व को ब्लॉक करना पड़ेगा। अब वो कैसे ब्लॉक करेंगे, बिल 1 मिनट अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद बाकी। ओके जी, हम कर रहे थे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक। तो वो आँख के बिल्कुल नीचे जो है ना इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन होता है, वहाँ पे हम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक इंजेक्शन, नीडल थ्रो इंजेक्शन ऑफ द ओरल म्यूकोजा से हम मतलब मुंह के अंदर से या जो है ना मसूड़ा जिसे कहीं वो कहते हैं, इन्फेक्शन ऑफ द एनेस्थेटिक मतलब इंजेक्शन दे देता है इन्फेक्शन मेंटल फोरामेन के अंदर ब्लॉक करता है मेंटल नर्व। अगर हम मेंटल फोरामेन जो होता है ना ये होता है लोअर जा के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे हमने अगर मेंटल नर्व को ब्लॉक करना है तो उसके फोरामेन के अंदर चुप करके दे दो। अगर हमने इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व को ब्लॉक करना है तो उसके फोरामेन के अंदर इंजेक्शन दे दो, बस यही बात समझने वाली है। अगर हम लोअर लिप को करना है तो इंफ्रा मेंटल नर्व को ब्लॉक करना पड़ेगा, अगर अपर लिप को करना है तो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व को हमने ब्लॉक करना है, बस ये बात है। उसके बाद है फ्लेयरिंग ऑफ द नोस्ट्रल, मतलब नाक को फुलाना, गुस्से के अंदर चौड़े करना नाक के नथनों को। वो क्या है, डायग्नोस्टिक वैल्यू है, मतलब ट्रू नेज़ल ब्रीथ कैन फ्लेयर नोस्ट्रल डिस्टिंक्टली, मतलब वो जो सही तरह सांस लेते हैं ना वो नोस्ट्रल को अच्छी तरह फुला सकते हैं। हैबिचुअल माउथ ब्रीथिंग भी मैनेज डिसेबिलिटी हो गया, फिर वो कह रहा है कि वो हैबिट्स की मुंह के साथ सांस लेने के साथ साथ ये एबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है अमूमन लोगों में। उसके बाद क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ सेबेशियस ग्लैंड हो गया। स्कैल्प इज़ कॉमनली साइट ऑफ सेबेशियस सिस्ट, सर के ऊपर जो होता है ना वो सेबेशियस सिस्ट आपको नज़र आती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है ना वो ये देखें, ठीक है, सेबेशियस सिस्ट के बारे में बता रहा है कि वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ से सिस्ट आपको मुंह में देखने में मिलेगी। स्काल्प हेमरेज जो होता है रिजल्ट फ्रॉम लेसरेशन ऑफ द आर्टरीज हो गया। सर के ऊपर जो इंजरी है वो बहुत ख़तरनाक है, आर्टरीज की डैमेज होने के लिए नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है दैट इज़ अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट हो गया। मतलब इसकी कौन कौन सी लेयर होती है स्काल्प की, SCL सुपरफिशियल हो गया, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ए से फिर क्या होता है एपोनेरोसिस हो गया, फिर लूज एरियोलर हो गया, पेरिक्रेनियम हो गया, यही होता है ना ग्लाया एपोनेरोटिक या एपिक्रेनियल हो गया। वो सारे के सारे यही कह रहा है कि अगर वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर तक इंजरी हो गई है, इतनी सख्त इंजरी है, तो वो लेयर्स जो है ना वो दोबारा वापस रिट्रैक्ट नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से एक्सेस ब्लीडिंग होती है, फुहारे की तरह खून बहता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग वो कह रहा है। इस वजह से डीप स्कैल्प जो होती है ना गैप वाइडली, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, व्हेन दी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस होती है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस बाउंड, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस भी जब टूट जाएगा ना तो वो ब्लीड बहुत ज़्यादा करेगा। लेसरेटेड इन दी कॉर्नियल कोरोनल प्लेन, कोरोनल मतलब एंटीरो पोस्टीरियर, मतलब ये अगर खोपड़ी है ना मेरी, ये ऊपर ऊपर से देख रहे हैं तो मैं यहाँ यूँ अगर इंजरी हुई है तो ये वाली लेयर पीछे, ये वाली आगे, एपोन्यूरोसिस टूट के सारे का सारे तो फुहारे की तरह खून बह रह जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि बेली एपिक्रेनियल मसल इज अपोजिट डायरेक्शन, वही मसल जो होता है ना एपिक्रेनियल मसल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, आगे वाले आगे, पीछे वाले पीछे, दरमियान में से गैप आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है फोर्थ लेयर ऑफ द स्कैल्प, मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू, बहुत डेंजरस लेयर भी इसे कहते हैं, या फिर इसको सेफ्टी लेयर भी कहते हैं। देखो डेंजरस लेयर या फिर इसको सेफ्टी लेयर भी, नोन एज डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प, ये MCQ आता है। बिकॉज ऑफ द एमिशरी वेन, वजह क्या है, वहाँ पे हमारे पास एमिशरी वेन होती है। एमिशरी वेन जो है ना वो कनेक्शन है एक किस्म का, ठीक है, मतलब एपिक्रेनियल के दरमियान में और नीचे वाली जो वेन है उनके दरमियान, विच ओपन टू ट्रांसमिट इन्फेक्शन फ्रॉम स्काल्प टू क्रेनियल, मतलब अगर यहाँ पे जो है ना डेंजरस एरिया में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे जो है ना ये वेन जा रही है, एमिशरी वेन। एमिशरी वेन को वेन को मुझे नीले कलर से बनाना चाहिए, ठीक है। अब ये वेन के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये वेन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, स्काल्प से जो है ना क्रेनियल वीनस साइनस तक जा रही है, ठीक है। तो वहाँ तक ये इन्फेक्शन लेके जाएगी, इस वजह से बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन है फोर्थ लेयर का। आईलेट के अंदर इन्फेक्शन, ब्लैक आई का एक आता है कि इन्फेक्शन और फ्लूइड कैन इंटर। अब अगर फोर्थ लेयर के अंदर जो है ना वो इंजरी हो गई है तो वहाँ से ब्लड जो है ना वो ना इन्फेक्शन जो है ना वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो आँख के अंदर आएगा, रूट ऑफ द नोज से आ जाएगा, मतलब नाक के अंदर आएगा। ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल जो होता है ना इंसर्ट इनटू द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड हैज़ नो बोनी अटैचमेंट हो गया। मतलब ये जो आगे तक आ रहे हैं ना हमारे पास ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल की, अगर मैं कोई मिनट
ये वाली डायग्राम आपकी बीडी के अंदर बनी है, ये ऑक्सीपिटल बैली है, ये फ्रंटालिस है, ये पूरे मसल को कहते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, ये सारे का सारा। ठीक है, अब क्या है, अगर फोर्थ लेयर के अंदर इंजरी होगी है, ठीक है, तो वहाँ से अब ऑक्सीपिटो फ्रंटल बैली की जो है ना वो बोन के ऊपर अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, सिंपल स्किन के ऊपर जाकर अटैच होता है मसल। अब जो ही यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड आता आता तो ये आँख के ऊपर सारे का सारा आना शुरू हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से आँख काली होना शुरू हो जाएगी, इसे हम कहते हैं ब्लैक आई। अमूमन ये जब एक्सीडेंट होते हैं ना तो उसके अंदर आपको देखने में मिलेगी, क्योंकि बोनी अटैचमेंट नहीं है इस मसल की, तो वो ब्लड डायरेक्ट आँख के अंदर आएगा, इसको हम ब्लैक आई के नाम से कहते हैं। सेफ्लोहेमाटोमा क्या होता है, इज ब्लड अकामुलेशन बिटवीन द पेरिक्रेनियम एंड क्लेवरा आफ्टर ए डिफ़िकल्ट बर्थ। हो गया मतलब बच्चों के अंदर होता है सेफ्लोहेमाटोमा। सेफ्लो से मतलब याद आ लें कि सर के ऊपर जो है ना वो एक ब्लड की अकामुलेशन हो जाती है, मतलब भी पेरिक्रेनियम मतलब एपिक्रेनियम और पेरिक्रेनियम, क्रेनियम की लेयर होती है ना, तो पेरिक्रेनियम और क्लेवेरा मतलब टॉप ऑफ द स्कल और पेरिक्रेनियम के दरमियान अगर ब्लड आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेफ्लोहेमाटोमा। उससे पहले अगर आपको मैंने पीछे पढ़ा होगा इससे रिलेटेड सेफेलोहेमाटोमा, ये भी बच्चों के अंदर है, तो मैंने एक और बताया कैपेट स्कैंडियम, मतलब कि यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कैपेट स्कैंडियम। इस दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, कैपेट स्कैंडियम और सेफेलोहेमाटोमा एक मिलती जुलती हैं। फ़र्क क्या है दोनों में कि जो होती है ना कैपेट स्कैंडियम जो बर्थ के होने के बिल्कुल फ़ौरन बाद ही आ जाता है, लेकिन जो सेफेलोहेमाटोमा है ना, ठीक है, वो कब आता है, 24 से 48 घंटे के बाद आता है, ठीक है, आपको ये नज़र आएगा। बस ये फ़र्क याद कर लें, मोर देन इनफ हो गया। इसके अलावा जो है ना वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं करते, मतलब ये पेरियोस्टियम ऑफ स्कल इससे रिलेटेड होती है और उनके दरमियान हेड से रिलेटेड है सारे के सारे। सेफेलोहेमाटोमा मतलब खून ही है अकामुलेट हो जाता है पेरिक्रेनियम और क्लेवेरिया के दरमियान बिल्कुल बर्थ के 24 से 48 घंटे के बाद। लेकिन जो कैपेट स्कैंडियम है वो जो ही बर्थ होती है ना, तो वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो ब्लड की पहले रैप्चर होती हैं वो फ़ौरन आ जाती है। ये बात आपने याद रखनी है बस, और कुछ नहीं है। तो गाइस ये थे सारे के सारे, सॉरी फॉर दैट वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन अपनी तरफ से मैंने अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश। फेस और स्काल्प जो है ना वो सारे के सारा हमारा कवर हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं टेम्पोरल और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, टीएमटी और पेरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी क्लिनिकल है ना वो कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे भी डिस्कस करता हूँ। प्लीज़ अगर आपको समझ आ गया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।